चलिए, आइए दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज साइंस में यानी विज्ञान में हम लोग बायोलॉजी को शुरुआत करेंगे। एक एक पार्ट, क्योंकि आप लोग जानते हैं साइंस का 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी को देखेंगे। क्या देखेंगे? बायोलॉजी, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी इसलिए सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। अभी वर्तमान में देख रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो तो बायोलॉजी का डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, बायोलॉजी का प्रश्न ज़्यादा पेपर में पूछ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा कम कर दिया है। इसीलिए बायोलॉजी को सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या क्लास है, आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। 9th 10th 11th 12th NCERT बुक को फॉलो कर रहे हैं हम। और बता दें कि कंटेंट इसका लाजवाब है। आप लोग इसका PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम पर। हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा आते हैं हम लोग मुद्दे पर। आइए भाई, शुरुआत करते हैं। क्या? बायोलॉजी। देखो, बायोलॉजी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी ग्रीक 2 शब्द से मिलकर बना है। एक बायोस, जिसका अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, और दूसरा लोगोस। इसका अर्थ क्या आता है? इसका अगर अर्थ देखिएगा तो स्टडी यानी टू स्टडी, अध्ययन। सीधा देखा जाए तो जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी का अर्थ अगर पूछे तो जीवन का अध्ययन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। अब इसका डिफिनेशन पर आते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है? देखिए, इसका डिफिनेशन अगर पूछे बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सही बात, जीवों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? इसमें अध्ययन करेंगे, पृथ्वी पर जितना भी जीव है। ठीक है, तो सारा इसको हम लोग स्टडी करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट करके देखो, हम लिख दिए हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है शब्द फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो है उसने लेमार्क और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरनस ने दिया। पूछेगा बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो लेमार्क। किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। लेमार्क कहाँ के रहने वाला था? फ्रांस के। और ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाला था? जर्मन के, यानी जर्मनी के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने, किसने किया? अरस्तु ने किया। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। पूछेगा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? तो अरस्तु ने किया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। चलिए आगे देखा जाए। यहाँ तक कोई आप लोग को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी का प्रकार देखा जाए तो इसको 2 भागों में इसको बांटते हैं। कितना भागों में? 2 भागों में। पहला जूलॉजी, जिसको हिंदी में जंतु विज्ञान बोलते हैं। दूसरा बोटनी, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। अब जंतु का अध्ययन हम लोग जंतु विज्ञान कहेंगे, जिसमें जंतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कोई भी मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ला, खोटा, पिपरी, जितना भी जो चल फिर सके, तो उसको हम लोग जंतु विज्ञान बोलेंगे। तो जंतु का अध्ययन जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति का अध्ययन, पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको वनस्पति विज्ञान बोटनी कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे फटाफट बढ़ते हैं। चलिए आगे अगर देखा जाए तो जंतु विज्ञान आते हैं। सबसे पहले इसको 2 भाग में किए। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा प्राणी मतलब बोटनी, इसको वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान अगर देखा जाए, यह 2 शब्दों से मिलकर बना। ये भी जून प्लस लोगोस। ठीक है, जून का अर्थ होता है जंतु, लोगोस का अध्ययन। लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, जंतु का अध्ययन हम लोग क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी बोलेंगे। तो जूलॉजी भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। जून, जिसका अर्थ क्या आता है? जंतु। लोगोस, जिसका अर्थ क्या आता है? अध्ययन। अगर यहाँ देखा जाए जूलॉजी का जनक अरस्तु को कहते हैं। जूलॉजी का जनक किसको बोलते हैं? अरस्तु को कहते हैं।
चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखा जाए क्या है। जूलॉजी का जनक अरस्तु को कहते हैं, ये तो हम लोग देख लिए। अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमिलियम एनिमलियम हिस्टोरिया एलिमेलियम नामक पुस्तक की रचना किया। पूछेगा अरस्तु ने किस पुस्तक की रचना किया? हिस्टोरिया एनिमिलियम नामक पुस्तक की रचना किया। और इस पुस्तक में अरस्तु ने 500 पेड़ पौधे यानी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन को करके बताया। देखिए इसका ये पुस्तक है, यहाँ पर हम दे दिए। यह पुस्तक जो इसका है, इसमें 500 पेड़ पौधा यानी जीव जंतु के बारे में अध्ययन करके बताया। किसने? अरस्तु ने। तो इसकी पुस्तक याद रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमलियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखा जाए उसी प्रकार बोटनी, तो पहला हम लोग क्या कर लिए, जूलॉजी 2 भागों में बांटे थे, जूलॉजी दूसरा बोटनी। तो बोटनी अगर देखा जाए, बोटनी ग्रीक शब्द बास्किन से बना है। पूछेगा बोटनी किससे मिलकर बना है? तो बोटनी ग्रीक शब्द बास्किन से बना है, जिसका अर्थ होता है चरना। जिसका अर्थ क्या होता है? चरना होता है। बोटनी का जनक पूछेगा तो थियोफ्रेटस। बोटनी का जनक क्या हो गया? थियोफ्रेटस को कहते हैं। इसकी पुस्तक पूछेगा उसी प्रकार, इसने भी 500 पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अध्ययन करके बताया। किस पुस्तक में? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, इसका पुस्तक आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखा जाए तो समझते हैं पदार्थ यानी वस्तु। तो इसको 3 भाग में हम लोग देखते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। एक सजीव, एक दूसरा निर्जीव और तीसरा मृत। इसका तत्काल हम इसका एग्जाम्पल समझा रहे हैं। सजीव बोले तो मनुष्य, पेड़ पौधा, ये सब क्या हो गया? सजीव। इसका अभी हम लोग बताएंगे जैविक क्रियाएं किसमें होती है सजीव में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल जिसमें जीव हो। ठीक है, तो मनुष्य और पेड़ पौधे से आप लोग एग्जाम्पल देके समझा रहे। सजीव, कलम, नदी, पहाड़, ये निर्जीव में आएगा। कलम, नदी, पहाड़, ये किस में आएगा? निर्जीव में। इस सब का भी एग्जाम्पल बताएंगे, सजीव का लक्षण वहां पर समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर मृत किसको बोलेंगे? जो पहले सजीव था परंतु बाद में मृत हो गया यानी मर गया। जो पहले सजीव था, इसे हम लोग मनुष्य भी, पेड़ पौधा, कभी ना कभी ये मृत होता है। तो पहले सजीव था परंतु बाद में मृत हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मृत बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं सजीवों का लक्षण। क्या आते हैं? सजीवों का लक्षण। अगर सजीवों का लक्षण देखा जाए तो इसका बहुत सारा लक्षण है, एक एक करके पहले समझते हैं। तो देखिए अगर ये देखा जाए तो सजीवों का लक्षण में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोशिकीय संरचना। तो आपको पता है सभी जीव का शरीर कोशिकीय से मिलकर बना है। तो कोशिकीय संरचना हो गया, जीव द्रव हो गया, ये सब गुण पहले एक बार देख लीजिए, इसका डिटेल हम अभी देख रहे हैं। क्रियाएं हो गया, शोषण हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, प्रजनन हो गया, जीवन चक्र हो गया, संवेदनशीलता एवं अनुकूलन और वृद्धि एवं विकास। ये सब सारा जितना भी देख रहे हैं इस सजीवों का लक्षण है। अगर सजीवों का लक्षण पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा कोशिकीय संरचना, जिसमें जीव द्रव, क्रियाएं, शोषण, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, जीवन चक्र, संवेदनशीलता एवं अनुकूलन, वृद्धि एवं विकास, ये सब सारा सजीवों का लक्षण है। अब इसका एक एक करके थोड़ा सा डिटेल जानते हैं तो ये सब है क्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो सजीवों का लक्षण सबसे पहला अभी हम क्या आप लोग को बताए थे, सजीवों का अभी लक्षण में पहला कोशिकीय संरचना। तो कोशिका का निर्माण होता है। कोशिकीय संरचना से क्या होता है? कोई भी जीव का शरीर जो है पूरा बॉडी कोशिका का निर्माण करता है। कौन? कोशिकीय संरचना। ये तो चैप्टर एगो है, डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा बोले थे जीव द्रव्य, एक कोशिका का जैव पदार्थ होता है, एक कोशिका का जैव पदार्थ होता है। तीसरा हम बोले थे क्रियाएं, सबसे इसको लास्ट में देखेंगे क्योंकि थोड़ा इस पर प्रश्न ज्यादा बनता है, इसको डिटेल देखेंगे, इसको सबसे अंतिम में देखेंगे। और इस पर कुछ प्रश्न भी एग्जाम्पल आप लोग को बताएंगे कैसे एग्जाम में प्रश्न बनता है। चौथा देखिए, चौथा कौन सा लक्षण है सजीवों का? शोषण।
देखिए ये आकर है थोड़ा इस, सौ खाली होगा, आकार नहीं होगा। ठीक है, शोषण जिसमें जीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ये सब एक चैप्टर ही है, बहुत डिटेल पढ़ेंगे। अभी हल्का हल्का इसको जो है ना, थोड़ा सा इसको लाइनअप हम कर दे रहे हैं कि आप लोग को लगे नहीं कि ये सब क्या है। बाकी ये सब पूरा चैप्टर में हम लोग देखेंगे। पोषण देखिए, पचमा क्या है इसका, पोषण। तो सजीवों का लक्षण पोषण, जिसमें जीव अपने शरीर के विकास के लिए तत्वों को ग्रहण करता है और उनका उनका उपयोग करता है। जैसे हम लोग अपने शरीर के लिए पोषण करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब उपयोग करते हैं शरीर को मजबूती करने के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार हम बोले हैं कि पोषण के बारे में बोले, जिसमें जीव अपने शरीर के विकास के लिए, मतलब विकास के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उनका उपयोग फिर करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, अनेकों हम लोग पदार्थ खाते हैं पोषक तत्व। क्यों? अपने शरीर के लिए, डेवलप के लिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकास के लिए। तो पोषण भी एक प्रकार क्या है, सजीवों का लक्षण है। तो यहाँ तो देख लिए, हम लोग आगे आते हैं। छठा नंबर में देखते हैं सजीवों का लक्षण क्या है, उत्सर्जन। जैसे हम लोग खाए पिए, कोई पोषक तत्वों को ग्रहण किए, अब क्या करते हैं उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को ब्लड में जाके क्या होता है, मतलब समा जाता है। उसके बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो बाहर निकालता है। कौन? उत्सर्जन। तो उत्सर्जन जो है सजीवों का लक्षण है। सजीवों का लक्षण एक प्रकार, एक तरह से उत्सर्जन भी है, याद रखिएगा। सातवां देखते हैं जनन, इसको प्रजनन भी बोलते हैं। जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग मनुष्य अपने जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं। थरू मनुष्य कुत्ता बिलाई को उत्पन्न कर देगा, जन्म दे देगा। सांप, हाथी, हाथी से हाथी ही जन्म उत्पन्न होगा, बिलाई से बिलाई, कुत्ता से कुत्ता ही, घोड़ा से घोड़ा। उसी प्रकार जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उसी को जनन बोलेंगे। ये सब एक चैप्टर है, डिटेल पढ़ेंगे। तो ये सब सारा क्या है, जीवों का लक्षण है। अपवाद देखो, एगो याद रखिएगा, खच्चर। तो खच्चर में जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। उसी प्रकार बारकर, एगो मक्खी होता है, मधुमक्खी। ठीक है, बारकर में भी जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये दोनों अपवाद है, खच्चर और एगो बारकर भी। तो 7 नंबर तक हम लोग देख लिए सजीवों का लक्षण। 10 लक्षण जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं 8वां सजीवों का लक्षण। 8वां जीवन चक्र। तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन चक्र कहते हैं। जब से हम लोग जन्म लिए, अपना डेट ऑफ बर्थ से लेकर, अपना डेट ऑफ बर्थ यानी जब से आप लोग जन्म लिए और जब मृत्यु हो गया, ठीक है, उसके बीच के टाइम जितना साल बचे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन चक्र बोलते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को क्या बोलते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 को हम देख लिए। 9वां नंबर में आते हैं, देखते हैं क्या है। 9 नंबर में कह रहा संवेदनशीलता एवं अनुकूलन क्या है। ये भी क्या है, लक्षण है सजीवों का। तो आप लोग देखते होंगे आसपास, अपने आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तन को अनुभव करने की क्रिया संवेदनशीलता कहते हैं। इससे अचानक मौसम परिवर्तन हुआ, गर्मी कभी ठंडा, ठीक है, कभी गर्मी कभी ठंडा, ये सब आप लोग देखते होंगे, मौसम परिवर्तन होते रहता है। कभी कुहासा लग गया, कभी पूरा धूप आ गया। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता। मतलब अपने आसपास वातावरण में होने वाली परिवर्तन को जो हम लोग अनुभव करते, जैसे ठंडा आ गया तो हम लोग अनुभव करेंगे, गर्मी आ गया अनुभव करेंगे, बारिश आ गया तो हम लोग अनुभव करेंगे कि वर्षा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता। अब उसको वातावरण में परिवर्तन के अनुसार खुद को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे ठंडा आया तो हम लोग को बॉडी जो है, शरीर जो है, सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब स्वेटर पहनेंगे, कम्बल, चादर वगैरह हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्यों, ठंडा से बचने के लिए। तो सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक परिवर्तन को अनुकूलन कहते हैं। तो संवेदनशीलता और अनुकूलन भी हम लोग समझ गए। तो ये भी एक प्रकार के क्या है, सजीवों का लक्षण है भाई। चलिए आगे देखते हैं 10वां नंबर, सजीवों का लक्षण। सजीवों का लक्षण 10वां क्या है, वृद्धि एवं विकास। देखिए वृद्धि यह निश्चित समय तक होता है। वृद्धि जो है सजीवों के लिए ये एक निश्चित समय के तक होता है। ठीक है, लेकिन विकास यह निरंतर होता रहता है। वृद्धि जो है यह निश्चित समय के लिए, जैसे कोई भी बच्चा जन्म लिया तो एक ऐसा टाइम आएगा 19-20 साल तक उसका हाइट यानी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होगा,
ठीक है, 5-6 फीट तक वो रुक जाएगा। लेकिन वही देखिएगा विकास इसका निरंतर होते रहता है। जैसे बच्चा जन्म लिया तो चलने बोलने लगा, बोलने लगा, ठीक है, एक से एक चीज मतलब दौड़ने लगा, बहुत तरह उसका विकास होते रहता है। तो याद रखिएगा, तो सजीवों का लक्षण वृद्धि और विकास। तो वृद्धि जो है निश्चित समय तक होता है और विकास निरंतर होते रहता है। निरंतर क्या होता है? होते रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन और यहाँ पर देख लीजिए नोट करके, सजीवों में वृद्धि आंतरिक रूप से होता है। पूछेगा सजीवों में वृद्धि आंतरिक रूप से होता है। देखते हैं पेड़ पौधा अंदर से निकलता है, ठीक है, आंतरिक रूप से होता है। लेकिन निर्जीव में वृद्धि वही पूछेगा तो निर्जीव में वृद्धि सतह पर जमाव से होता है। जैसे बालू का टीला, बालू का टीला देखते हैं, हवा चलने के बाद बालू धीरे 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 क्या होगा? टीला के रूप ले लेता है, तो वो भी तो एक वृद्धि हुआ। तो ये याद रखिएगा। तो सजीवों वृद्धि एवं विकास निर्जीव और सजीव दोनों का लक्षण है। तो वृद्धि एवं विकास की पहचान सजीवों के लिए तो है लेकिन निर्जीव के लिए भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सजीवों का वृद्धि आंतरिक रूप से होता है और निर्जीव में वृद्धि सतह पर जमाव से होता है। जैसे बालू का टीला आप लोग देखेंगे, हल्का 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 हवा से बालू का टीला पूरा बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब सजीवों का लक्षण जो सबसे तीसरा नंबर में जो बोले, बाद में इसको देखेंगे, तो इसको आप डिटेल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो सजीवों का लक्षण तीसरा नंबर में आप लोग हेडिंग दबाए थे जैविक, ठीक है, क्या जैविक? तो जैविक अगर देखा जाए तो उपापचय, जैविक किसमें होता है? उपापचय, मेटाबॉलिज्म। तो जैविक की क्रिया किसमें होता है? उपापचय। और उपापचय दो भागों में बांटे हैं, एक उपचय एनाबोलिज्म और दूसरा अपचय कैटाबोलिज्म। उपचय किसको बोलते हैं? छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण का निर्माण करता है। छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण का निर्माण करता है, उसको अपचय बोलते हैं, यानी एनाबोलिज्म। अपचय किसको बोलते हैं? बड़ा कण छोटे छोटे कण में टूटता है, बड़ा कण छोटे छोटे कण में टूटता है। इसका भी एग्जाम्पल कैसे प्रश्न एग्जाम में आता है उसको जस्ट हम आगे स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण का निर्माण करता है, उपचय एनाबोलिज्म, अपचय कैटाबोलिज्म। बड़ा कण छोटे छोटे कण में टूटता है। चलिए आगे देखिए, जीवों का लक्षण अभी देख रहे थे, तो पहला अभी हम क्या देखें? उपचय। तो उपचय एनाबोलिज्म, उपचय क्रिया रचनात्मक क्रिया है, या उपचय जो होता है रचना करता है, ठीक है, एक निर्माण करता है, रचनात्मक क्रिया मतलब रचना करता है। और अपचय जो है विनाशात्मक क्रिया है, ये विनाश करता है, खत्म करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उदाहरण इसका देखिए, आपको बताते हैं कैसे एग्जाम में आएगा। तो उदाहरण अगर देखा जाए इसका, तो प्रकाश संश्लेषण, ये भोजन के निर्माण करता, निर्माण कर रहा था, ये क्या कर रहा? छोटे छोटे कण क्या कर रहा? बड़े कण का निर्माण कर रहा, तो ये उपचय क्रिया हो जाएगा, तो एनाबोलिज्म हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण पूछेगा क्या है? उपचय की अपचय, तो याद रखिएगा उपचय एनाबोलिज्म। पाचन, देखिए पाचन क्या होता है? टूटता है, ठीक है, पाचन क्या होता है? शरीर पचाने के लिए तोड़ता है। तो जो टूटेगा यानी बड़ा कण छोटे छोटे कण में टूटेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचय बोलेंगे, जैसे कैटाबोलिज्म, ठीक है। तो पाचन क्या हो जाएगा? अपचय कैटाबोलिज्म। उत्सर्जन अगर देखा जाए तो उत्सर्जन भी टूटता है, बाहर निकालता है, ठीक है, तो ये भी अपचय हो गया, कैटाबोलिज्म। शोषण अगर देखा जाए उसी प्रकार, तो ये भी अपचय है, ये भी क्या हुआ? अपचय, ये भी टूटता है, शोषण भी क्या होता है? टूटता है, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल ये सब निर्माण करता है, तो शोषण भी अपचय है, क्या है? अपचय, यानी कैटाबोलिज्म। पोषण क्या है? तो पोषण हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उससे एनर्जी ऊर्जा बनता है, विकास होता है, तो वो एक अपचय है। ये छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण का निर्माण करता है, तो यह अपचय है, एनाबोलिज्म है, ठीक है, क्या है? एनाबोलिज्म। तो ये सब सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत? अब वृद्ध अवस्था, बूढ़ा लोग, वो क्या होगा? अपचय की उपचय आप लोग कमेंट में बताइएगा। वृद्ध अवस्था, बूढ़े लोग जब वृद्धा हो जाते हैं तो वह कौन सा होगा? एनाबोलिज्म की कैटाबोलिज्म? आप लोग इसका एग्जाम मतलब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट में डाल दीजिएगा, बाकी सपोर्ट करिए। आप लोग इसी तरह पूरा एकदम आप लोग को क्लियर कर देंगे। इसका PDF आप लोग ले लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चलिए।